तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। आज ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी में हम लोग केवल लेक्स के बारे में बात करेंगे। ताजे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें, क्या वजह है खारेपन की, इसके भी समझाएंगे आपसे। और जो भी एग्ज़ाम में जितना भी झीलों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लगभग सभी कवर कर लिए। इसमें मैंने कैस्पियन सी तो बताया है, इसके अलावा जो ग्रेट लेक्स हैं 5 की 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च करके मैंने कलेक्शन किया है। इसके अलावा तमाम सारी झील, कौन सी झील कहाँ पर है, उसकी क्या खूबी है, इसके बारे में सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ अंत तक और वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए समय गंवाए बिना शुरू कर देते हैं। मैंने लिखा है सैलिनिटी या खारापन। तो सैलिनिटी या खारापन को आप नमकीन भी कह सकते हैं। आप जैसे कहते हैं ना भाई, पानी जो है शुद्ध है, तो शुद्ध पानी या हवा, शुद्ध हवा का मतलब क्या है, शुद्ध मिट्टी का मतलब क्या है कि पानी, मिट्टी और हवा में अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, खनिज लवण है, नमी है, तो उसमें एक निश्चित अनुपात उसका रहना चाहिए। अब अगर ये अनुपात गड़बड़ा जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वही अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, अब जिसे हम कहते हैं ना ताज़ा पानी या मीठा पानी, जिसमें उसमें मिलने वाले जो भी खनिज लवण हैं, भारी या हल्की धातुएं हैं, उनका जो अनुपात है जितना होना चाहिए उतना ही है, उसे हम कहते हैं ताज़ा पानी या पीने लायक पानी। अब बात आती है खारे पानी की। अगर पानी में लवणों की मात्रा में बढ़ जाए, लवण माने साल्ट, आमतौर पर आप इसको नमक समझ सकते हैं, लेकिन केवल नमक ही नहीं, लेकिन आमतौर पर हम लवण को नमक के रूप में या नमक को लवण के रूप में कह सकते हैं, तो आप इसको साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और साल्ट से ही बना है सैलाइन शब्द। ये जो सैलाइन शब्द आया ना, सैलाइन या सैलिनिटी, ये साल्ट से ही आया। हिंदी में इसको कहते हैं लवण, तो इसको हम लवणीय झील या खारी झील या सैलाइन लेक कह देते हैं। तो अब अगर पानी में लवणों की या साल्ट की या नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो खारी हो जाएगी, सिंपल। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से साल्ट हैं जो खारे पानी में ज़्यादा मिलते हैं। जो आप लोग आमतौर पर कह देते हैं ना, खारे पानी में नमक ज़्यादा मिलता है, NaCl, लेकिन इसको भी अगर आप तोड़ लें तो देखें खारे पानी में लगभग 50% जो है वो सोडियम होता है, लगभग 35% जो होता है वो क्लोराइड होता है। तो 50% सोडियम लवण या सोडियम साल्ट और 35% क्लोराइड लवण या क्लोराइड साल्ट, इन दोनों को मिलाकर के हो जाता है NaCl। तो NaCl या नमक की मात्रा जो है खारे पानी में या समुद्र में वो होती है 50 + 35 यानी कि 85%। उसके बाद सोडियम और क्लोराइड के बाद तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथे नंबर पर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। और भी खनिज लवण हैं इसमें जो अल्प मात्रा में रहते हैं, बस आप इनको याद कर लें। आमतौर पर वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें केवल NaCl से काम चलाया जाता है, UPSC में जाएंगे थोड़ा और एडवांस पूछ लेता हो। ठीक है ना, तो तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने लिखा भी है, आमतौर पर आप इसको कहते हैं नमक, यानी कि नमक की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ खारापन ज़्यादा होगा और कहाँ खारापन कम होगा, कहाँ खारापन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सीधी सीधी बात है, जहाँ पर भी ताज़े पानी की सप्लाई हो रही होगी, झील की अगर बात करें, नदियों में ऐसी नदियाँ जो किसी ग्लेशियर से निकल के आ रही हैं, ऐसी नदी भी हो सकती है जो किसी खारी झील से निकल के आए। अब जो नदी खारी झील से निकल के आएगी, जाहिर सी बात है वो खारी ही होगी। अब ऐसी नदी हैं जो आमतौर पर बर्फीले इलाकों से आ रही हैं, बर्फ़ का मतलब ही है शुद्ध या ताज़ा पानी। तो अंटार्कटिका या आर्कटिक से आने वाली झीलें, ऊंची ऊंची ग्लेशियर से आने वाली झीलें, या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से आने वाली झीलें बोल दिया मैंने, नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो ध्रुवीय क्षेत्रों से, आर्कटिक से या अंटार्कटिक से या ग्लेशियर से, या जो हाई लैटिट्यूड्स हैं जहाँ पर आमतौर पर बर्फ़ पड़ती रहती है, वहाँ से आ रही हैं, उनमें बहने वाला जो पानी होता है ताज़ा होता है ना। सोनू भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, मेरी कैट, आ जाओ 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 आ जाओ। सर दिखा दो इसको भी, क्या बुराई है? वीडियो ऑन है, वीडियो चल रही है। आओ, ये मेरी कैटी मेरे मुझसे कह रही है इनको मत पढ़ाओ, बहुत हो गया, अब मेरी तरफ ध्यान दो। चलो बाबू, अब जाओ तबस्सुम के पास और सो जाओ उसकी गोद में। हाँ चलिए सर, वो कह रही है मुझसे बात कर रही। ठीक है, ओके, कहाँ थे? लो टूट गई, लेकिन कहाँ थे? और इस पर एक चुटकुला है ना, मैंने एक रील देखी थी, तो एक फादर है जो अपने घर से काम कर रहा है, लेकिन उसकी छोटी सी बच्ची है 1-1.5 साल की, जो थोड़ा थोड़ा चलती है। तो उसने लिखा कि आई कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि घर में मेरा एक ध्यान भटकाने वाला है, क्योंकि जब वो उसके पास आती है डाडा डाडा करती हुई तो उसका ध्यान जो है भटक जाता। तो इसी तरह से मेरी बिल्लियाँ हैं, मेरे कुत्ते हैं, जब ये आते हैं तो मेरा ध्यान भटक जाता है। कहाँ थे? हैं? हाँ, तो जो नदियाँ बर्फीले इलाकों से आ रही हैं, जाहिर सी बात है वो अपने साथ फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी लेकर के आएंगे। ठीक है ना।
अपने साथ वो ताज़ा पानी लेकर आएंगी। अब ये नदियाँ जिस जगह पर भी मिलेंगी, जिस जगह अगर ये नदियाँ किसी झील को पानी सप्लाई कर रही हैं तो वो झील ताजे पानी की झील हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर ये नदियाँ किसी समुद्र में भी गिर रही हैं, जैसे सेंट लॉरेंस लेक है, तो सेंट लॉरेंस रिवर, लेक नहीं सेंट लॉरेंस रिवर, आपको पता है कि जो अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स हैं उन सब का पानी जो है अल्टीमेटली सेंट लॉरेंस लेक में चला जाता है। फिर से लेक बोल रहा हूँ, लेक पढ़ा रहा हूँ ना। उन सब का पानी जो है सेंट लॉरेंस नदी में चला जाता है और सेंट लॉरेंस नदी ये सारा पानी लेकर के अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी अर्थ पर जितना ही फ्रेश वाटर है उसका अकेले 21% इन 5 जो झीलें हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक्स कहते हैं उसमें है। तो जिस जगह पर समुद्र में देखो खारापन होता है, लेकिन जिस जगह पर सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना है या जहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी समुद्र में गिरती है वहाँ पर अटलांटिक ओशन का जो खारापन है बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। अब मुझे पांडे जी बताएंगे कि सेंट लॉरेंस जो नदी है किन 2 देशों में बहती है, किन 2 देशों में बहती है? हाँ आप बताएं। यूएसए कनाडा में थी, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अभी इसकी सेंट लॉरेंस भी आएगी, अभी आएगी, ग्रेट लेक्स भी आएंगी, ठीक है। अब यानी कि ताजे पानी की सप्लाई हो रही है। अच्छा, एक कहते हैं ना उच्च अक्षांश और एक कहते हैं निम्न अक्षांश। तो जो निम्न अक्षांश हुई यानी कि भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाके, भूमध्य रेखा के आसपास जो है गर्मी खूब होती है, तो गर्मी खूब होती है तो पानी जो है भाप बन के उड़ता है। भाई आपने पानी यहाँ रख दिया और उसके बाद गर्मी होने लगी, आप देखते हो ना, एक बार चाय बनने के बाद अगर आप उसे दोबारा उबालो तो वो स्वाद नहीं आता। वजह, आपने पत्ती या कॉफ़ी या दूध डाला, उसको मिक्स किया, एक बार आपने बना लिया तो उसका दूध चीनी पत्ती का सबका सही अनुपात हो गया। उसके बाद चाय ठंडी हो गई, आपने कहा फिर से गर्म ले आओ, फिर से उसी चाय को फिर से गर्म करके ले आओ। तो अब क्या होगा, जब आपको फिर से गर्म करने गए तो पानी और दूध का अनुपात उसमें कम हो गया, क्योंकि भाप बन के वो उड़ गए। उसमें कॉफ़ी या जो आपका जो जूस जो चाय है उसका रेशियो बढ़ गया, वो कड़वी सी महसूस होगी आपको, है ना। तो उसी तरह से जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो पानी भाप बन करके ज़्यादा उड़ेगा। जब पानी भाप बन करके ज़्यादा उड़ेगा और मान लीजिए वहाँ पर बारिश कम हो रही हो या फ्रेश वाटर की सप्लाई कम से कम हो रही हो तो पानी खारा हो जाएगा, पानी में लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लवण तो उड़ेंगे नहीं भाप के साथ, या उड़ेंगे भी तो छोटे मोटे कम उड़ेंगे, है ना। लवण तो उड़ेंगे नहीं, लवण तो पानी के साथ उड़ेंगे ही नहीं, उड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे आकर के फिर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हाई टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और पानी में जो लवणों का अनुपात है वो बढ़ जाएगा, पानी जो है वो खारा हो जाएगा, समुद्र खारा हो जाएगा या झील खारी हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा खारापन मिलना चाहिए इस हिसाब से, क्यों? क्योंकि भाई भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी है, या जो सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खारापन मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है। लेकिन होता क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास हर रोज़ बारिश होती है। भूमध्य रेखा, ये बात सही है, भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर वाष्पीकरण क्यों होता है, तो वहाँ समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन होना चाहिए। लेकिन वहाँ बारिश भी लगभग रोज़ होती है, और बारिश मतलब ताज़ा पानी। कैसे ताज़ा पानी? भाई जैसे जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, हवा के साथ ऊपर उड़ेगा, जो भारी उसमें अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, और जब वो बरसेगा तो फ्रेश वाटर के रूप में बरसेगा। तो भूमध्य रेखा के आसपास बारिश की वजह से पानी की सप्लाई भरपूर होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास जो है खारापन कम मिलता है लेकिन कम मिलता है, ठीक है ना। अभी कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है इसकी बात भी करेंगे। तो अब जहाँ पर बारिश खूब होगी, भरपूर होगी, वहाँ पर खारापन कम होगा। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, आप जैसे राजस्थान में देखें बहुत सी खारी झीलें आपको मिलेंगी, बारिश कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे डेजर्ट के इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर आपको खारी झीलें मिलेंगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बारिश बहुत कम है। एक तो या तो ऐसी कोई नदी आ जाए जो किसी पहाड़ से या ग्लेशियर से निकल के आ रही है, वो फ्रेश वाटर दे दे झील को, तो वो खारापन कम कर देगी। लेकिन वहाँ पर जो है ताज़ा पानी कम है, ना तो बर्फ़ के रूप में, ना नदी के रूप में, और ना वर्षा के रूप में। क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर है तो पानी भाप बन के खूब उड़ता है और झीलें जो हैं वो खारी हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ मैंने और लिखी है कि नदी जिस मैदान से गुजर रही है उसका नेचर क्या है। मैं एक, जैसे ताप की बात हो गई, वर्षा की बात हो गई, अभी मैंने लिखा है मैदान का नेचर। नदी जिस मैदान से गुजर रही है, मान लीजिए वो मैदान जो है वो खारी मिट्टी का है, उस मैदान में लवणों की मात्रा ज़्यादा है। जैसे डेजर्ट होता है ना, तो डेजर्ट में आपको पता है साल्ट ज़्यादा होगा, तो अगर डेजर्ट के इलाके से होकर कोई नदी गुजरेगी तो अपने साथ साल्ट बहाएगी, तो जिस झील में या समुद्र में जाकर गिरेगी उसको खारा या नमकीन बना देगी, है ना। अब आप देखें ना, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की हिमालय से आती हैं तो फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, ताज़ा पानी है उसमें। इसके अलावा उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें साल्ट कम से कम है।
वहीं आप राजस्थान में चले जाओ तो उसमें साल्ट ज़्यादा होगा। तो राजस्थान से होकर बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो सब खारी हैं, वो जितनी भी झील बना रही हैं सब खारी झीलें बना रही हैं, ठीक है ना। अगर आपके आसपास पर्वत हैं, आपके आसपास पर्वत हैं, ठंडी जलवायु रहेगी, वाष्पीकरण कम होगा, पर्वत जो है बारिश भी करेंगे, उससे फ्रेश वाटर आपको मिलेगा, ठीक है ना। पर्वत जो हैं ताजे पानी का सोर्स भी हैं, ग्लेशियर हैं तो ग्लेशियर से नदी आ रही है, इससे क्या है कि पानी का जो खारापन है वो कम से कम होगा, या इसके आसपास पानी आपको ताज़ा मिलेगा, ज़्यादा वाष्पीकरण ज़्यादा खारापन, ठीक है ना। अब बात आती है उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। देखो निम्न अक्षांश कर्क रेखा के पास 40 डिग्री और मकर रेखा के पास 40 डिग्री तक, यानी कि 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश। इससे ऊपर का जो लैटिट्यूड्स है उन्हें हम कहते हैं हाई लैटिट्यूड्स। तो उच्च अक्षांशों में आप जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी, बर्फ, यानी कि ताज़ा पानी। तो निम्न अक्षांशों में खारापन ज़्यादा मिलेगा आपको और उच्च अक्षांशों में खारापन नहीं मिलेगा। एक आध कोई एक्सेप्शन हो तो हो, लेकिन उत्तरी ध्रुव या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पार आपको खारी झीलें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक है साहब। तो अब ये जो चीज़ें थी ये तय करती हैं कि कहाँ पानी खारा होगा, कहाँ पानी मीठा होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसी झील है जहाँ बारिश भी नहीं होती हो और चारों तरफ से बंद है, उसमें कोई ताज़े पानी की नदी भी आके नहीं गिरती है, तो पानी खारा हो जाएगा, है ना। या कोई ऐसी नदी है जो खारे पानी की झील से निकलती है, तो जहाँ पे जिस नदी में भी जाके मिलेगी पानी उसका खारा हो जाएगा। अब जैसे परसेंटेज होता है ना, ऐसी संख्या जिसका हर 100 हो। खारेपन को कैसे मापते हैं? खारेपन को जो मापने के लिए जो हम सिंबल देते हैं, ये वाला देते हैं, ये वाला, नीचे 2 बिंदे लगे हुए हैं, नीचे 2 बिंदियां लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो खारेपन का मापन जो है हम इस तरह से करते हैं। ये परसेंट, आमतौर पर लोग परसेंट कहते हैं, इसका मतलब ये है पार्ट्स पर 1000। इस निशान का मतलब है कि 1000 पार्ट्स में कितने पार्ट। जैसे समुद्र का जो औसत खारापन है उसे आमतौर पर लोग 35% कहते हैं। एग्जाम में भी आया था, हम भी कहते हाँ चलो ठीक है 35%, लेकिन वो क्या है, समुद्र के पानी के 1000 पार्ट्स में 35 पार्ट्स किसकी मात्रा, साल्ट की, लवणों की मात्रा। तो खैर आप परसेंटेज चलने दो, लेकिन एक्चुअल क्या है 1000 पार्ट्स में। परसेंटेज आप किस में से निकालते हैं, 100 पार्ट्स में से एक हिस्सा, है ना। लेकिन यहाँ पर यह है 1000 पार्ट्स में से एक हिस्सा। तो जितने भी सागर महासागर हैं इन सब की जो औसत खारापन है इन सब में वह है 35%, ठीक है ना। ओके, आगे चले। अच्छा, जो मैक्सिमम खारापन है समुद्र में, आपको जो समुद्र में या झीलों में आपको खारापन मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। उसकी वजह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ज़मीनी एरिया ज़्यादा है, ज़मीन है साल्ट है, ज़मीन है साल्ट है तो खारापन है। दक्षिण गोलार्ध में आपको खारापन कम मिलेगा क्योंकि वहाँ पर समुद्र ज़्यादा है। तो मैक्सिमम जो सैलिनिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। 20 डिग्री से नीचे आप आ जाए तो खूब बारिश होगी, वहाँ पर खारापन कम हो जाएगा। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में आपको खारापन दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा। साउथ में ये कम होता है। अच्छा, इसमें भी अगर आप कंपेयर करें तो सैलिनिटी की अगर बात करें तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में 15 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, और साउथ में यही 10 से 30 डिग्री के बीच जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, और ये है 36%, है ना। शायद इतना गहराई में ना पूछे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि समुद्रों में औसत जो खारापन है वो 35% है। लेकिन अगर आप उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 15 से 40, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 के बीच में जो खारापन है वो 36% है, या 1000 हिस्सों में से 36 हिस्से जो है वो खारापन का है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, जो सी वाटर है ना, ये मैंने लिखा W फॉर वाटर। सी वाटर जो है खारा है, इसकी जो pH रेंज होती है वो 7.5 से 8.4 तक होती है। जो समुद्री पानी है उसकी pH रेंज है 7.5 से 8.4 तक। इसका हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे पानी जम जाता है। तो पानी कितने 0 डिग्री सी पर जमता है ना, लेकिन जो खारेपन की वजह से समुद्र का जो पानी है वो -2 डिग्री सी पर जमता है। और समुद्र का पानी जो है वो जो ताज़े पानी से है उससे ज़्यादा उसकी जो डेंसिटी है वो अधिक होती है। कई बार सवाल आता है ना कि एक जहाज़ था, वो नदी से समुद्र में जब उसने प्रवेश किया तो उसका तल उठ गया। जहाज़ जो था नदी से समुद्र की ओर गया तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया। क्यों उठ गया? तो भाई समुद्र जो है वो खारा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या कर रहा है, शिप पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा, शिप पर जो अपथर्स्ट है वो ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा उठ जा रहा ऊपर को, और नदी का पानी ताज़ा था। अच्छा, इसके अलावा जो सागर का जो जल है उसमें ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होती है। साउंड की हवा में साउंड की स्पीड क्या होती है 382, पानी में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो समुद्री पानी है उसमें साउंड की जो स्पीड होती है
1500 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। तब उसमें इतना ध्यान है, उसकी तरफ ध्यान है, उसको खेलने दो, ठीक है। तो अच्छा, अब कहते हैं ना महासागरों में सबसे ज़्यादा सैलाइन या सबसे ज़्यादा खारा इलाका कौन सा है। देखो यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, सबसे ज़्यादा खारा महासागर कौन सा है? अंध महासागर। सबसे खारा महासागर अंध महासागर। सबसे खारा सागर तो उसमें बताएगी, सबसे खारा सागर ना सब हैं, हाँ अरब सागर। ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो मैं जितना भी आपको डिस्कशन कर रहा हूँ सभी पे ध्यान रखना आपने। सबसे ज़्यादा खारा महासागर अंध महासागर। महासागरों में वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा खारापन मिलता है सारगैसम सागर, अंध महासागर में या उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में। कौन सा सागर? सारगैसम सागर, जहाँ पर सारगैसम नाम की शैवाल मिलती है। तो महासागरों में वो स्थान जो सबसे ज़्यादा खारा है वो है सारगैसम। अब जैसे भूमध्य सागर, अरब सागर, साउथ चाइना सी, इस तरह के अगर सागरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा खारा सागर जो है वो है अरब सागर। आज ठंड खूब लग रही है ना, हाँ चेहरा बता रहा। सर वो है आपके लिए, आप बैठो ना भैया, वो शॉल है, कंबल है, ले लो। आपको ठंड बहुत लग रही है, मुझे देखा नहीं जा रहा, रोक देना एक बार वीडियो। तो खैर सबसे खारा सागर जो है वो है अरब सागर, ठीक है। सबसे खारा सागर अरब सागर, ठीक है। आगे चलें। तो महासागरों में सर्वाधिक खारा स्थान है सारगेसम सी, ये उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में है, ठीक है ना। और सर्वाधिक खारा सागर अरब सागर। यहाँ की जो सैलिनिटी है 49% है, यानी कि 1000 हिस्सों में, पानी के 1000 हिस्सों में 49 हिस्से जो हैं वो साल्ट के हैं, ठीक है। अब ये सब आपको रटे हुए, लेकिन अब भाई पूरा का पूरा लेसन प्लान देना है आपको, तो मुझे लिखना ही है। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा ना, 2-4 दिन बाद स्पेशली जो आप लोग हैं, आप लोग जो हैं या और जो मुझे देखने वाले हैं, जो सीनियर लोग हैं जो पढ़ते आ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए ऐसी रिवीजन क्लास अरेंज करूँगा 2-2, 2.5 घंटे की। जैसे मान लीजिए नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें गांधी जी ने वकालत कहाँ से करी और गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ किया, इस तरह की चीज़ें नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। भारत में उनका पहला आंदोलन चंपारण में था, या गांधी जी के राजनीतिक पिता कौन थे, या उनको महात्मा किसने कहा, इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। बहुत रेयर सी चीज़ें जो हम जो है भूल जाते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसने एजेंडा बनाया, किसने प्रस्ताव रखा, और कौन सा था किस में था विदेशी वस्त्रों की होली, किस में था सरकारी नौकरियों का पूरी तरह से बहिष्कार, टोटल बायकॉट। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे, ठीक है ना। उसमें इन बच्चों को नहीं बिठाएंगे, नहीं कह देंगे भाई देखना चाहो देख लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। अभी एग्जाम से 15 दिन पहले सुबह वाले सेशन में, ठीक है ना, जो आपका यूपीआरओ का एग्जाम आने वाला है, फिर यूपीपीसीएस है, उसके लिए डेली सुबह बुलाएंगे आपको, और सिर्फ वही क्लास होगी, नया उसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ। जैसे सल्तनत पढ़ने लगे तो ये नहीं बताएंगे गुलाम वंश का फाउंडर कौन है या खिलजी वंश का फाउंडर कौन है, वो ना ये बताएंगे कि इक्ता सजदा पे वो, हम मान के चलेंगे कि ये आपको आता है, ठीक है ना। जो रेयर सी चीज़ें होंगी वो 2-2 घंटे में एक टॉपिक खत्म, टॉपिक माने पूरा का नेशनल मूवमेंट 2 घंटे में खत्म, ठीक है। चलें सर, आप लोग भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं अलग से नोटिफिकेशन भी दूंगा उसके लिए। आगे चलें। तो अब सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है? वान झील, तुर्की की, है ना, 330%, यानी कि 1000 हिस्सों में 330 हिस्से इसमें खारापन के हैं। दूसरे नंबर पर मत्सागर झील, ठीक है, किसमें है ये? जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है। तीसरे नंबर पर अमेरिका की है ये ग्रेट साल्ट लेक। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेट लेक्स और ग्रेट साल्ट लेक में, तो ग्रेट लेक्स अलग हुई और ग्रेट साल्ट लेक जो है वो अलग है। ग्रेट साल्ट लेक जो है वो यूएसए में है और इसकी जो खारापन है वो 220 है। ये मैंने एक छोटा सा गोल घेरा बना दिया, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी कहता है ना, एक बार सवाल आया था, कैस्पियन सी में अजीब स्थिति ये है कि इसके उत्तर में खारापन कम है और दक्षिण में खारापन ज़्यादा है। तो एक्चुअली क्या है, वोल्गा और यूराल जो नदियाँ हैं जो रूस से बह करके आती हैं, रूस यूरोप में बहती हैं, वोल्गा और यूराल, ये अपने साथ ताज़ा पानी लाती हैं और कैस्पियन सागर के उत्तर में गिरती हैं, खूब सारा पानी कैस्पियन सागर को सप्लाई करती हैं, ताज़ा पानी। इसलिए कैस्पियन सी के उत्तर में सैलिनिटी कम है, दक्षिण में भरपूर है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। ध्यान रखना, चाहे वो वॉल्यूम में पूछे, वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं? देखो अभी यहाँ पर आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। वॉल्यूम का मतलब लंबाई चौड़ाई गुणा गहराई, ऊंचाई नहीं गहराई, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब है वाटर कैपेसिटी। भाई जो बाल्टी जितनी गहरी होगी
जितनी लंबी होगी चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा पानी उसमें होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है वाटर कैपेसिटी। हो सकता है मैं आगे बताने से भूल जाऊँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम का मतलब है वाटर कैपेसिटी। तो चाहे आपसे वॉल्यूम यानी कि वाटर कैपेसिटी पूछे, या सरफेस एरिया के मामले में पूछे, या सीधे पूछे सबसे बड़ा, तो खारी झील पूछे या झील पूछे, इन सभी मामलों में है कैस्पियन। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन, मीठे या ताजे पानी की सुपीरियर, है ना। सर्वाधिक खारी झील, सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है ना, ये अभी तो बताया, वान झील, जिसमें खारेपन की मात्रा, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन जल्दबाजी में कर देते हैं ना, खारेपन की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा है और खारेपन या सबसे आकार किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, सांभर। और आप ये देखें कि भारत की ये सबसे बड़ी खारी झील भी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सोच लो यार। हाँ बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर। मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है बुलर। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर, और सबसे ज़्यादा खारी झील भी सांभर ही है। ध्यान रखना बेटे, इसको दोबारा रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। चिल्का जो है भारत में समुद्र तट पर या समुद्र किनारे सबसे बड़ी झील है, ठीक है। हाँ, इसीलिए हमने अपना नाम रखा है यूनिक IAS, ठीक है, यूनिक। हो चलें आगे हैं, इनका मुंह खुला का खुला रह गया। उस्ताद क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर। देखो तो पाकिस्तान की राजधानी लाहौर बता रहे हैं इनको उस्ताद, ठीक है ना। तुम दंड बैठक लगवाओ जीके के लिए, गुलफाम सर हैं, ओके चले सर। हाँ, तो अब ऊपरी सतह यानी कि जो ऊपरी वाटर लेवल है ना, ऊपरी सतह, एक मिनट रोकना। तो अब ऊपरी सतह की बात करें, अपर सरफेस एरिया की, तो इस मामले में सबसे बड़ी कैस्पियन, मैंने अभी आपसे बात की, ठीक है ना। दूसरे ऊपरी सतह के मामले में, ऊपरी सतह समझ रहे हैं ना, ऊपर का जो सरफेस एरिया है झील का, उसमें नंबर 1 जो है कि हमेशा वही रहेगी आपकी कैस्पियन। इस मामले में दूसरे नंबर पर सुपीरियर और तीसरे नंबर पर विक्टोरिया लिखा मैंने, लेकिन बट फ्रेश बिगेस्ट शॉर्ट में लिखा ना, क्योंकि पूरे लेसन प्लान को कवर भी करना है। तो ऊपरी सतह का भाई ये झील है, उसकी गहराई ऊपरी सरफेस ही आ गई। तो ऊपरी सरफेस के मामले में सबसे बड़ी कैस्पियन है, दूसरे नंबर पर सुपीरियर है, लेकिन फ्री स्पेसली मैंने लिख दिया ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर ही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल। चाहे वो ताजे पानी की हो या किसी भी कैटेगरी में ले लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। भूकंप से बनी है, भूकंप से इतनी गहरी दरार आई है। अच्छा, तीसरे नंबर पर विक्टोरिया। वॉल्यूम यानी कि वाटर कैपेसिटी के मामले में, वॉल्यूम यानी कि वाटर कैपेसिटी के मामले में सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन, दूसरे नंबर पर बैकाल, तीसरे नंबर पर टंगानिका, चौथे नंबर पर सुपीरियर। देखो वाटर कैपेसिटी के मामले में सुपीरियर का नंबर क्या आया, चौथा, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है, बैकाल, तीसरे नंबर पर टंगानिका, चौथे नंबर सुपीरियर, और पांचवें नंबर पर मलावी। इसका एक नाम और भी है, मलावी झील का न्यासा, मलावी या न्यासा झील, ठीक है। आगे चलें। अब केवल गहराई में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बैकाल। इसे कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया या साइबेरिया का मोती, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, ठीक है साहब। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका, एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया के पता नहीं, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है ना। आगे चलें। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। अब यहां पर देखो, मैं थोड़ी सी सांस ले लूं 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसको ग्रेट लेक्स को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ग्रेट लेक्स की। महान झीलें कहां पर नहीं है, USA और कनाडा में। ये टोटल जो हैं 5 झीलें। सर मुझे ये थोड़ा सा इसको फोकस कर देंगे आप लोग एक बार, इस एरिया को, ये वाला जो एरिया मैंने लिखा 5 ग्रेट लेक्स, यानी कुल कितनी झीलें हैं, ये 5। अच्छा, इन्हें महान झीलें को कहते हैं। इनका ना जो आकार बहुत बड़ा है, काफ़ी गहरी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अर्थ सरफेस पर जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, सरफेस पर, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के ऊपर जो फ्रेश वाटर सोर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी ऊपर सतह पर ताज़ा पानी कहाँ कहाँ मिलता है, ताज़ा पानी देने वाले जिशान आप बताओ, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कहाँ कहाँ से ताज़ा पानी मिलता है, गौरव आप बताओ, फुरकान भाई। चलिए मैं बताता हूँ। ग्लेशियर हैं, जहाँ भी बर्फ़ है, जहाँ भी बर्फ़ है
चाहे वो ग्लेशियर पर हो, चाहे अंटार्कटिका आर्कटिका पर हो, चाहे उत्तरी ध्रुवों पर हो, दक्षिणी ध्रुवों पर हो, वो ताज़े पानी के सोर्स हैं। नदियों में बहता पानी, नदियों में बहता पानी ताज़े पानी का सोर्स है। तमाम झीलें हैं ताज़े पानी की, वो ताज़े पानी का सोर्स हैं। इसके अलावा बारिश, जो बारिश हो रही है वो भी ताज़े पानी का सोर्स है। तो सरफेस पर ताज़े पानी के जितने भी सोर्स हैं उनका 21% अकेले इन 5 झीलों में है, यूएसए और कनाडा में। इसलिए इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स। कैसे बनी है ये बनी है ग्लेशियर से, कहते हैं ना हिमनद या हिमानी से बनी है। देखो हिमानी हिमनद, हिमानी माने ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ की चट्टान, और यही हिमानी नदी की तरह बहने लगे एवलेंस की वजह से या किसी और की वजह से, तो इसको कहते हैं हिमनद। जब बर्फ़ बहती है ना पहाड़ों पे या ऊंचे छांवों पे ढाल पे, तो बड़े से बड़े गड्ढे करते जाती है। तो ये एवलेंस या बर्फीले तूफानों से ये झीलें बनी हैं। कुमाऊं हिमालय की ज़्यादातर झीलें जो हैं वो एवलेंस या हिमनद से बनी है, हिमानी नहीं हिमनद से बनी है, ठीक है ना, या ग्लेशियर से बनी है। तो हिमनद से या ग्लेशियर से या एवलांच से बनी ये झीलें हैं पांचों की पांचों जो ग्रेट लेक्स हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आया था, कितनी है, कहाँ हैं और किससे बनी है, ठीक है। देखो इसमें आप लोग देखना, क्रम से देखना, सुपीरियर का पानी आया ह्यूरन में, ह्यूरन का पानी आया शिकागो, ये आपकी मिशिगन में, मिशिगन का पानी आया ईरी में, और ईरी का पानी चला गया ओंटारियो में। अब मैंने पानी ऐसे भेज दिया। इसमें 2 झीलें आप जो देख रहे हैं ना, मिशिगन और ह्यूरन, दिखाई दे रहा है? इसमें जो 2 झीलें हैं आप देख लेना बाद में इसको, ठीक है ना। मिशिगन और ह्यूरन जो हैं, लिमिटेशंस हैं पैसे की, थोड़ा पैसा आए तो स्मार्ट बोर्ड ले आए, फिर उसको जूम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी ऐसी काम चलाओ, ठीक है भाई। हाँ, जब पांडे जी IAS बन जाएंगे ना तो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दे आएंगे, हैं पांडे जी? कहना सर मैं फॉर्म ही फिल नहीं करूँगी, और आपने अगर फॉर्म फिल करवा भी दिया तो मैं पेपर देने नहीं जाऊँगी, और अगर आप पेपर देने ले भी गए मुझे जबरदस्ती तो मैं तैयारी करके नहीं जाऊँगी। हाँ ठीक है ना, मैं तैयारी करूँगी ग्रुप C की सर, चले ठीक है। तो इसमें अब क्या पता कौन पांडे जी, कितने पांडे जी, ठीक है। तो ये है आपकी मिशिगन झील और ये है ह्यूरन झील, है ना, मिशिगन और ह्यूरन झील, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, सीधे जुड़ी हुई हैं, ये दोनों आपस, केवल ये 2 झीलें हैं जो सीधे आपस में जुड़ी हुई हैं, मिशिगन और ह्यूरन, बाकी तीनों अलग अलग हैं। अब उनको हमने नहरों से जोड़ा है, किससे जोड़ा है? नहरों से। नीचे लिखा भी है मैंने कौन सी नहर कौन सी झील को जोड़ती है। तो सुपीरियर का पानी हम नहर से ह्यूरन में ले आए, ह्यूरन और जो मिशिगन है वो आपस में जुड़ी हुई है, फिर मिशिगन का पानी हम नहर से ईरी में ले गए और ईरी का पानी नहर से ले गए ओंटारियो में। तो ये वाटर साइकिल है, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। अब ये सारा का सारा पानी आप देख रहे हैं ना, पानी बह रहा है, सारा का सारा ढाल की दिशा में पानी बह रहा है, ये सारा का सारा पानी लेक ओंटारियो लेक में आकर के इकट्ठा हो जाता है। इसी के नाम पर कनाडा का एक प्रांत है ओंटारियो, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में है ये, ठीक है ना, और मिशिगन के नाम पे मिशिगन प्रांत है। तो ये सारा पानी ओंटारियो में इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से ये पानी निकल जाता है, जैसे नैनील हिल से निकलता है बलिया नाला, तो उसी तरह से ये सारा का सारा पानी निकल जाता है सेंट लॉरेंस के रूप में, सेंट लॉरेंस नदी के रूप में ये सारा का सारा पानी बह जाता है। सेंट लॉरेंस नदी इन 5 झीलों का पानी ले जाती है, यूएसए और कनाडा में बहती है, और किसमें मिल जाती है? अंध महासागर में। तो जिस जगह पर अंध महासागर में ये गिरती है वहाँ पर खारापन कम कर देती है, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर झील के किनारे अमेरिका का शहर है डुलूथ, और मिशिगन के किनारे अमेरिका का शहर है शिकागो, ठीक है ना साहब। और इधर ओंटारियो झील के किनारे है कनाडा की राजधानी टोरंटो। इसके अलावा इसी ओंटारियो के किनारे एक और कनाडा का शहर है क्यूबेक सिटी, ठीक है। आगे चलें तो इसमें और क्या दिखाना था। हाँ, अब आप देखें कि ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है ये बॉर्डर है किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अभी मैं बताऊंगा इसमें एक झील ऐसी है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी सारी अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। आगे चलते हैं सर, अब ले लीजिए पूरे पेज को। तो डुलूथ शहर यूएसए का सुपीरियर के किनारे है, शिकागो शहर यूएसए का मिशिगन के किनारे है, डेट्रॉइट शहर यूएसए का है, ईरी के किनारे है, क्यूबेक शहर कनाडा का है, ओंटारियो के किनारे है। अब इसमें से जो मिशिगन लेक ये देख रहे हैं ना, मिशिगन लेक ये पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी चारों जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा जिशन, आ रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या लिखा है ना, बाकी 4। अच्छा हाँ, जो मिशिगन लेक है ना, सॉरी जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर ये रही ना, सुपीरियर लेक इतनी बड़ी है कि बाकी 4 में कुल जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी जो है वो अकेले सुपीरियर में, बाकी 4 में जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी अकेले सुपीरियर में, ठीक है ना। अब ये जो झीलें हैं ना ये समुद्र जैसी हैं। समुद्र किसके लिए फेमस है? समुद्र में आप देखेंगे ना ऊंची ऊंची लहरें, विशाल जलधाराएं, तेज हवाएं, है ना, और दूर दूर आप देखेंगे क्षितिज। क्षितिज क्या होता है बेटे? क्षितिज क्या होता है? क्षितिज
क्षितिज। अंकित, क्षितिज क्या होता है? प्रियंका, क्षितिज। गीता, इमरान, अनीस, आसिया। ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसे कहते हैं क्षितिज। बस क्या होगा तुम्हारा? जहाँ पर धरती और आकाश आपको दूर दिखाई, मैं तुमसे नहीं पूछा, मुझे पता है, तुमने उसको पहले बता रखा है। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। तो जैसे समुद्र में दूर दूर तक आपको क्षितिज दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देता है। और जैसे समुद्र जो है ना, बड़े बड़े जलयानों के लिए जाना जाता है, तो इसमें भी बड़े बड़े शिप चलते हैं और व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो इसलिए ये जो झीलें हैं इन्हें हम समुद्र जैसी झीलें कहते हैं। अब सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को मिलाती है, इरी नहर इरी और मिशिगन को मिलाती है, इसके अलावा वेलेंट नहर जो है वो इरी और ओंटेरियो को मिलाती है। ये अक्सर पूछता है, सबसे याद आता है सू नहर। सू नहर है जो किसे मिलाती है? सुपीरियर और ह्यूरन को मिला रही, ठीक है। ओके, 1 मिनट रोक देना सर। तो वेलेंट नहर इरी और ओंटेरियो को मिलाती है, मैं लिखा जुड़ी। मिशिगन और ह्यूरन जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सेंट लॉरेंस इन सभी का पानी ले जाती है, और सेंट लॉरेंस किधर को बह रही है? कहाँ मिल जा रही है? उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में। अच्छा, इन सभी झीलों का पानी एक्चुअली किधर को बह रहा है? नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बह रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की ओर बहते हुए ही सेंट लॉरेंस इनका पानी ले जाती है। सेंट लॉरेंस कहाँ से निकल रही है? ओंटेरियो झील से, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इनके एरिया की बात करें, कोई और भी जाना चाहे तो चले जाना बच्चा है। अगर हम इनके एरिया की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी है सुपीरियर, दूसरे नंबर पर ह्यूरन, तीसरे नंबर पर मिशिगन, चौथे नंबर पर इरी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, इरी अलग है और आयर अलग है। आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो लेक आयर है वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, और सबसे छोटी कौन सी हो गई? ओंटेरियो, ठीक है। अब मैंने इसका पानी का फ्लो भी दिखाया जो शुरू में मैंने आपको बताया। सुपीरियर से ह्यूरन, ह्यूरन से मिशिगन, मिशिगन से इरी, और इरी से गया ओंटेरियो में, और यहाँ से निकल गया सेंट लॉरेंस में। अगर आपको ये मैप याद हो जाए ना, बार बार अगर आप इसको देख लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें तो देखो, मैं ये आइडियल तो हो नहीं सकता, मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन जब आप इसको गूगल मैप में देखेंगे तो आपको बड़ी और छोटी अलग ही दिखाई देंगी, ठीक है। उसमें आपको यूएसए कनाडा का बॉर्डर भी दिखाई देगा। तो सेंट लॉरेंस जो है यूएसए और कनाडा में बहती है, ठीक है ना। और सेंट लॉरेंस की जो ईस्चुरी है, ईस्चुरी नहीं एस्चुरी या ज्वारनदमुख, वो दुनिया में सबसे बड़ा ज्वारनदमुख है। सेंट लॉरेंस नदी की जो एस्चुरी है वो दुनिया में सबसे बड़ी एस्चुरी है। इसका मतलब जिस जगह पर, जिस मैदान में सेंट लॉरेंस बहती है उसका ढाल बहुत ही मंद होगा, तभी तो वो मलबा अपने साथ नहीं लेके जा रही है, एस्चुरी बन जा रही है। अगर ढाल तेज होता तो डेल्टा बन जाता। नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है सेंट लॉरेंस। अच्छा, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम माने वाटर कैपेसिटी। वाटर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है इनमें से? इन 5 में से सबसे ज़्यादा सुपीरियर की और सबसे कम इरी की वाटर कैपेसिटी। लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? ओंटेरियो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा है नॉर्थ आयर लेक ऑस्ट्रेलिया, हाँ फिर से लिख दिया मैंने। जो आयर झील है ना, आयर झील वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें तो सतह के एरिया के मामले में सबसे बड़ी है सुपीरियर और सबसे छोटी है ओंटेरियो। और अगर हम वाटर कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर कैपेसिटी सुपीरियर की है और सबसे कम इरी की है, ठीक है। याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर ये खत्म हो गई। उसके बाद कूली झील। कूली झील एक्चुअली ऐसी झीलें हैं, ये वहाँ पर बनती हैं जहाँ पर मान लीजिए कोई नदी बह रही है और नदी के आसपास या नदी के रास्ते में, नदी के बीच में कोई ज्वालामुखी फट जाए। ज्वालामुखी फटेगा तो उससे बहुत सारा लावा निकलेगा, है ना। अब वो नदी की धारा में रुक गया, उसने नदी की धारा को रोक दिया और एक झील बना दी। उस ज्वालामुखी लावा ने क्या किया? नदी के रास्ते में बैरियर लगा दिया या अवरोध लगा दिया। इस तरह की झीलों को हम कूली झील या बैरियर लेक या अवरोधर लेक कहते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी लावा के फटने से बनती हैं। तो मैंने इसका एक फार्मूला ही बना रखा है, निकाटा कूली, नी से निकारगुआ और टा से टाना झील। ये दोनों जो हैं कूली झील हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, निकाटा कूली। मैं रेड कलर से इसको घेर देता हूँ। फार्मूला है ये निकाटा कूली,
ठीक है ना। उसके बाद लेगून झील या अनूप झील या गोखुर झील, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चिल्का, पुलिकट, बेम्बनाड, ये जो हैं लेगून झीलें हैं। ठीक है। विटी क्रेटर, ये मैंने लिखा ना, वी फॉर विक्टोरिया और टी फॉर टिकीकाका। अक्सर क्या होता है ना, ज़मीन में चाहे उल्का के गिरने से या ज्वालामुखी के फटने से कोई विशाल खड्ड बन जाए, ठीक है ना, ज्वालामुखी के फटने से या किसी उल्का गिरने से अगर कोई विशाल खड्ड बन जाता है तो उसमें अगर पानी भर जाए तो उस झील को हम कहते हैं क्रेटर झील। आमतौर पर लोग जो है जाने, आमतौर पर जो ज्वालामुखी के फटने से झील बनती है उसे लोग क्रेटर झील बोल देते हैं। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अगर उल्का गिरने से कोई खड्ड हो जाता है तो वो भी क्रेटर ही कहलाएगा। तो आप देखेंगे विक्टोरिया और टिकीकाका, विक्टोरिया और टिकीकाका झील जो हैं वो क्रेटर झील हैं। ठीक है, विटी क्रेटर। अब एक शब्द आता है बालू का स्तूप, ड्यून लेक। बालू स्तूप माने अर्धचंद्राकार टीला, है ना, स्तूप माने अर्धचंद्राकार टीला। अब अगर ये टीले बालू के बन जाएं, सैंड के या रेत के, तो हो जाएंगे बालू का स्तूप। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्यून, DUNE, ऊपर लिख रखा है। अब बालू के बड़े बड़े टीले का आपको कहाँ मिलेंगे? जाहिर सी बात है रेगिस्तान के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत विशाल रेल चाहिए ना। तो इस तरह की झीलें वहाँ मिल जाती हैं जहाँ सागर और रेगिस्तान आपस में मिल जाते हैं। आमतौर पर वहाँ पर ऐसी झीलें खूब मिलती हैं। होता है क्या, किसी वजह से, हवा की वजह से या किसी और वजह से चारों तरफ जो है बालू के बड़े बड़े टीले इकट्ठे हो गए, बीच में पानी, बीच में खड्ड बन गया, बीच में खड्ड बन गया और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले हो गए बालू के। ठीक है ना। तो इस तरह से जो बनी झील होती है उसी को हम कहते हैं बालू का स्तूप झील या ड्यून लेक। अच्छा, इसको, इसी झील का दूसरा नाम है बालसन। बालसन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इन टीलों के बीच में जो खड्ड बना है ना, जो पानी जमा है इन टीलों के बीच में, उसको हम कहते हैं बालसन। तो इसको बालू का स्तूप झील भी बालू का स्तूप झील भी कहते हैं और बालसन झील भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने लिखा भी है बालू के टीलों के बीच घिरा जल, आमतौर पर समुद्र किनारे मिलता है, दूसरा नाम इसका बालसन है। अब प्लाया, अब प्लाया क्या होता है? अब भाई साहब बहुत तेज़ आंधी आ जाए रेगिस्तान में ना, तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, रेत उड़ती है ना, बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। देखा पुराने ज़माने में जो थ्रेशर से गेहूँ निकालते थे, भूसा अलग और गेहूँ अलग, तो धीरे धीरे कभी कभी क्या होता था, थ्रेशर जो था भूसे के ढेर में गड्ढे बना देता था, ऊपर खड्ड सा बना देता ना, वही वाला। तो अक्सर रेगिस्तान में तेज हवाओं की वजह से विशाल खड्ड बन जाते हैं, उनमें अगर पानी बन जाए तो उसे कहते हैं प्लाया झील। तो जो विशाल खड्ड होते हैं ना, एक्चुअली उनको कहते हैं प्लाया। रेगिस्तान में रेत से विशाल जो खड्ड बन जाते हैं उससे क्या उसी को क्या कहते हैं हम? प्लाया। इसमें पानी भर जाए तो इसे हम कहते हैं प्लाया लेक। विस्के की खाड़ी और चाड झील, ये सूडान में नहीं है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। विस्के की खाड़ी और सूडान झील जो हैं वो क्या हो गई आपकी, कौन सी झील हो गई? प्लाया झील। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें आप, भारत में सरफेस एरिया में सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? सरफेस एरिया के मामले में भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, और दूसरे नंबर पर पुलिकट झील। ठीक है, सरफेस एरिया में सबसे बड़ी खारी झील, ना के झील की बात कर रहा है, सबसे बड़ी खारी झील, नंबर 1 सांभर और नंबर 2 पुलिकट झील। ठीक है ना। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर। ओके, आगे चलें। अब देखो चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा के 3 जिलों में है, पुरी, खुर्दा और जंगम। ठीक है ना। चिल्का झील उड़ीसा के 3 जिलों में है, पुरी, खुर्दा और जंगम में। किस नदी के मुहाने पर? दया नदी के मुहाने पर। ठीक है ना। पेंगोंग झील लद्दाख और तिब्बत में, भारत चीन के बीच में विवाद रहता है इसको लेकर के। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। ठीक है ना। लेगून लेक है ये, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, लेगून लेक है किस डेल्टा के बीच में? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। ये टेक्टोनिक लेक है, यानी कि भूकंप आया, भूकंप से दरार, नदी के बीच में दरार बन गई, नदी के बीच में ही दरार बन गई, नदी के दाएं बाएं साइड में दरार बन गई, उससे झील बन गई टेक्टोनिक झील, या हिंदी में क्या कहते हैं? विवर्तनिक झील। कौन सी? बुलर। कौन सी नदी में? झेलम नदी में। तो ये झेलम नदी में लेगून है, और किस तरह से लेगून बना है? टेक्टोनिक हलचल की वजह से या भूकंप की हलचल से। ठीक है ना। तो टेक्टोनिक झील भी कह सकते हो इसको, और लेगून झील भी कह सकते हो। कौन सी? बुलर, कश्मीर में, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। रामसर वेटलैंड में भी शामिल है। अच्छा, इसी झील के मुहाने पर हमने बैराज बना दिया। बैराज आप जानते हैं ना, नदी के रास्ते में दीवार बना देना ताकि उसका पानी थोड़ा सा मोड़ दें हम। ये बैराज क्यों हमने बुलर झील पर बनाया है? पास में ही बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, उसको पानी की सप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इस पर एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट भी हमने लगा रखा है। पाकिस्तान इसको लेकर के आपत्ति करता है, तुलबुल बैराज को लेकर के, कहता है कि ये सिंधु जल समझौता जो है सन 1960 का, उसका वायलेशन है, इसकी वजह से हमें वाटर सप्लाई कम हो रही है, आप हमारा पानी रोक रहे हो।
लेगून झील, हाँ लेगून झीलें जो हैं कोलेरू, पुलिकट, चिल्का, बेम्बनाड, अष्टमुडी, ये सारी की सारी लेगून झीलें हैं। चोलामू झील सिक्किम में है, भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है टीसुसिक्रू तिब्बत की, ठीक है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी है? टीसुसिक्रू तिब्बत में। और चोलामू झील जो सिक्किम में है वो भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। इससे एक नदी निकलती है, कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है, ठीक है। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है वो 84% आंध्र प्रदेश में है और 16% तमिलनाडु में, यानी कि दोनों स्टेट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया इसका किसका है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ये समुद्र से एक तो बालू की दीवार से अलग हुई है और दूसरा जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वो भी इसे समुद्र से अलग करता है। सवाल भी आता है कि पुलिकट झील को कौन सा आइलैंड जो है समुद्र से अलग करता है। एक्चुअली पुलिकट झील जो है समुद्र तट और श्रीहरिकोटा आइलैंड के बीच में लेगून है। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, लग रहा है, ठीक है। अब इसके सबसे नज़दीक क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो है इस झील के सबसे नज़दीक है। कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में, लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में, एमएच माने महाराष्ट्र, ठीक है ना। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, खारी पानी की झील है ये, और ये उल्का से बनी है, अर्थात क्रेटर झील है। उल्का से बनी है अर्थात क्रेटर झील है। कौन सी? लोनार, बुल्ढाना महाराष्ट्र में। चंदूबी झील असम में, टीसोसिक्रू झील तिब्बत में, चेलाम, हाँ मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। टीसोसिक्रू दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, चेलामू झील सिक्किम की, भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर। और ऐसी झील जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हो लेकिन जिसमें नाव चल सके, यानी कि जिसका पानी आमतौर पर जमता नहीं है। गौरीकुंड किस जिले में? उत्तराखंड में। कहाँ? रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में। एक बार सर होते थे हमारे 12th में, तो ऐसे करके उन्होंने डस्टर फेंक के मारा, हाँ, लेकिन निशाना चूक गया उनका। हाँ चौक तो अक्सर मारते थे वो, जैसे देख रहे ऊँघरा, बड़ा तगड़ा निशाना था उनका चौक, डस्टर फेंक के मारा, चूक गया निशाना। अब पता नहीं निशाना चूक गया और उन्होंने जानबूझ के दिशा बदल दी हो, जिसका चौक का निशाना नहीं चूक रहा उसका डस्टर का चूक गया, है ना। हाँ हैं, शायद वो चेतावनी थी कि बेटा अब मत सोना है, नहीं तो इस बार बिल्कुल यहाँ पे लगेगा, है। हाँ, और भाई साहब कोई गार्जियन भी लड़ने नहीं आता था उनसे, कोई मतलब नहीं, है ना। हाँ, एक था धन्ना सेठ, उसको सर ने डांटा था बहुत, उन्हीं सर ने, वो गार्जियन लड़ने पहुंच गया था, बड़ी इंसल्ट सी की सर की। आज वो आरती का ही काम कर रहा, चलें सर ब्याज ही लगा रहा, चलें चलें आगे। समझ तो तुम गए होगे, तुम्हें ही कह रहा हूँ, देख रहे हैं मुझे वो, है ना, जो देख रहे हैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं। चलें साहब, कहाँ थे? टावर आ गया, टावर। हाँ भाई, फिर अब यह मीन सी लेवल से नीची, मीन जो औसत समुद्र तल है, औसत समुद्र तल है, उससे भी नीची, उससे भी गहरी झील कौन सी है? मृत सागर झील या डेड सी, ठीक है। दरार घाटी में बनी झील मृत सागर, ये भी दरार घाटी में बनी, वो है ना जॉर्डन नदी की घाटी, है ना, जिसे कहते हैं ना महान दरारी घाटी, तो उसी झील में बनी है ये डेड सी लेक। लेक गार्डन यानी कि झीलों का देश, झीलों का देश फिनलैंड, और झीलों की नगरी उदयपुर, और सरोवर नगरी मेरा प्यारा नैनीताल, ठीक है ना। हाँ, तो सरोवर नगरी नैनीताल, झीलों की नगरी उदयपुर, और झीलों का देश फिनलैंड। दरार घाटी या रिफ्ट वैली, आप लोग जानते हैं ना, भूकंप आया, भूकंप की वजह से दरार बढ़ गई। अब बहुत लंबी दरार हो, लंबी हो गहरी, तो उसमें नदी बहने लगेगी, और दरार गहरी खूब हो, लंबी ज़्यादा ना हो, तो उसमें झील बन जाएगी, ठीक है ना। झील क्या है? चारों तरफ से घिरा पानी। तो कुछ झीलें हैं जो दरार घाटियाँ बनी हुई हैं, उसका मैंने फार्मूला बनाया, टंगान्या रूमरथ, अपना फार्मूला ये टंगान्या रूमरथ। टंगानिका, न्यासा, न्यासा या मलावी झील, न्यासा या मलावी झील, टंगानिका, न्यासा, रुडोल्फ झील और मृत सागर झील, ये सारी की सारी जो हैं दरार घाटी की झीलें या टेक्टोनिक झीलें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बैकाल और ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए वाली। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए में। और ये कहाँ है? साइबेरिया में। नहीं, बैकाल तो सभी को पता है साइबेरिया में, ठीक है, बैकाल तो सभी को पता है साइबेरिया में। तो बैकाल और ग्रेट साल्ट लेक भी टेक्टोनिक झीलें हैं, ठीक है। अब जो ग्रेट लेक से अभी पहले बताया था, हाँ 3:51 हो रहे हैं, तो ग्रेट लेक जो है वो किससे बनी है? बर्फ से बनी है, हिमानी से बनी है, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में नागौर और जयपुर जिले में है। पिछोला झील उदयपुर में है। ढेवर, ये लिखा है मैंने ढेवर, उदयपुर, ये सब राजस्थान में ही है ये, है ना। सांभर नागौर जयपुर राजस्थान, पिछोला उदयपुर राजस्थान, ढेवर झील उदयपुर राजस्थान, फतेह सागर झील उदयपुर राजस्थान। अच्छा, ये आर्टिफिशियल लेक है,
फतेह सागर झील जो है ये कृत्रिम झील है, ये महाराजा जयसिंह ने बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में और भी झीलें हैं, नीचे 2 एक और लिखी है मैंने। लोकटक झील मणिपुर में है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक। बेम्बनाड केरल, डीडवाना नागौर राजस्थान, पंचभद्रा बाड़मेर राजस्थान। कश्मीर में ये सारी झीलें हैं, बुलर झील, डल झील, नागिल झील, शेषनाग झील, मानसबल और जांसर झील। केरल में है पेरियार, अष्टमुडी, बेम्बनाड। राजस्थान में ढेवर, नकी और लुनकर्ण सागर। फुलर झील यूपी में पीलीभीत में, जिससे गोमती निकलती है। हमीरसर और नल सरोवर झील गुजरात में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजसमंद झील राजस्थान में। चपनाला झील असम में, सूरजकुंड हरियाणा में, हुसैन सागर और उस्मान सागर तेलंगाना में। बकिंघम नगर नहर जो है वो पुलिकट झील से निकलती है। और वेलिंगडन आइलैंड केरल में है, बेम्बनाड झील में। और इसी वेलिंगडन या वेलिंगटन आइलैंड पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A है। निकारागुआ झील यूएसए में, टाना झील इथोपिया में, टिकीकाका का फार्मूला मैंने बनाया है टिक्की ओली पेरू। तो टिक्की से टिकीकाका और बोली से बोलीविया और पेरू से पेरू। तो बोलीविया और पेरू में है टिकीकाका झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, यूके तंज, युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया, विक्टोरिया झील इनमें है। एल्बर्ट झील जेरे और युगांडा में है। रुडोल्फ झील इथियोपिया और केन्या में है। मलावी या न्यासा झील जो है, इसका फार्मूला मैंने बनाया है मला मोजा तंज। मलावी देश, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया। ठीक है ना, मला मोजा तंज। टंगानिका झील का फार्मूला हमने बनाया तंबू जाजारे, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और जैरे। चाड झील का फार्मूला हमने बनाया नाना कैच, नाना पाटेकर से। तो नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। ठीक है। कैस्पियन झील रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान अपने आप फार्मूला बनाएं। ठीक है। वाल्कस रूस में, अरल रूस में, विनिपेग कनाडा में ही है एथावास्का, रेंडियर और विनिपेग झील। ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेब झील कनाडा में ही है और आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये तो सब रटना ही था, इसलिए मैंने एक बार पढ़ दिया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।